ओके, लेट्स चेक आउट क्या है हमारे पास में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इनफाइनाइट सर्कुलर वायर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कुलर वायर आ गई। ठीक है, कंसीडरिंग ऑफ द इनफाइनाइट लेंथ, कैसी है लेंथ इसकी, इनफाइनाइट है, एंड हैविंग द करंट आई, आई करंट जो है वो इसमें फ्लो करेगा लाइक दिस। तो यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सर्कुलर वायर। इस सर्कुलर वायर की वजह से आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन केसेस में इसको सॉल्व करेंगे। केस वन क्या है, आउटसाइड द वायर, वायर के बाहर जाकर के आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कि इस वायर का रेडियस जो है वो a के इक्विवेलेंट है। आर लेना है तो आर भी ले सकते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें बोला गया कि भाई आउटसाइड दिस वायर, वायर के आउटसाइड में जाकर के इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताओ एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज कर रहे हैं। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ आपको पता होना चाहिए कि क्या है हमारे पास। एम्पियर्स लॉ क्या है हमारे पास, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl will be equivalent to the mu naught times the current flow through that conductor। इसके इक्विवेलेंट होता है हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ की इक्वेशन यही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम एक क्लोज लूप कंसीडर करेंगे, ठीक है, वो क्या लेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो मान लेता हूं मैं, मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऊपर ही हम एक लाइन इंटीग्रल कंसीडर करेंगे, क्योंकि एम्पियर ने इसी के बारे में बताया था। ठीक है, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम इसकी रेडियस कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस है स्मॉल आर के बराबर मान लेते हैं। तो ठीक है, तो इतने डिस्टेंस पर जाकर के हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मैं ये करता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ इस लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, ये एलिमेंट मैंने मान लिया, इसकी लेंथ कितनी रहेगी, dl के बराबर। तो करंट अगर अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो बाय यूजिंग द फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, ये है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, थंब की डायरेक्शन में करंट को पॉइंट कर देते हैं, सॉरी करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट किया, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देख रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, फिर magnetic field is in this direction. So by using this law, I have to calculate the magnetic field at this particular distance. इस particular distance पर magnetic field बताओ कितनी आती है। तो इसी लॉ का यूज करते हैं। तो सी है, कैसे हम इसका लॉ का यूज करते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो बी डॉट, डॉट प्रोडक्ट है, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट को यहां से हटाते हैं तो कौन सा एंगल यूज किया जाता है, दैट इज cos ऑफ थीटा। सॉरी वेक्टर्स में आएगा यहाँ पे, जब डॉट प्रोडक्ट हटा दिया तो यहाँ पे बनेगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। नाउ सी व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट, ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर ये एलिमेंट माना है, इसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बनेगा, दैट विल कम्स आउट टू बी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी v डॉट, सो v dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो ये हमारे पास रिजल्ट बना फिर। ठीक है, हम लोगों को वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन किसकी बची हमारे पास फिर, dl की। सो म्यू नॉट अपॉन आई, dl की इंटीग्रेशन करनी है। तो देखो ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इनकी टोटल लेंथ कितनी बनेगी, द टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला हमारे पास आएगा 2 पाई r इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज म्यू नॉट इनटू आई। तो इस वैल्यू को उठा के मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। So that is the magnetic field due to the current carrying conductor of infinite length. तो
व्हाइट सावर्ट लॉ ने भी एक फार्मूला कैलकुलेट किया था इनफाइनाइट लेंथ के लिए। उसको देखो क्या था, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i अपॉन r। ये था व्हाइट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये फार्मूला, व्हाइट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला। तो देखो ये फार्मूला और ये फार्मूला एक जैसे ही तो है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे 2 के साथ 2 को कैंसिल आउट कर देता हूँ तो फार्मूला देखो क्या बनेगा इसका, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन r। तो इन दोनों फार्मूले को कंपेयर करके देख लो, तो दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो तो सेम ही आ रही है। समझ आई बात ये? तो जो मेथड आपका एम्पियर सोल्व कर रहा था वही मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, बॉयस सावर्ट लॉ के थ्रू भी हमने वही मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की है। तो दोनों का पर्पस जो है वो सेम ही है, लेकिन दोनों के मेथड जो है वो अलग अलग है। बाकी हम सेम ही थिंग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर। जो हम आउटसाइड वायर के बाहर जो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ये आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द व्हाइट सावर्ट लॉ। ठीक है, क्या है केस 2। अब केस 2 स्टडी करते हैं। केस 2 में आता है ऑन द सरफेस ऑफ वायर। ठीक है, वायर की सरफेस पर अब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ सी क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। वायर के सरफेस पर अब अपन कैलकुलेट करनी है, यानी कि अब ये जो हमारे पास मैग्नेटिक का सरफेस रहेगा वो कहां पे रहेगा, वायर के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम वही मेथड हम इसमें फॉलो करेंगे, बस इसमें छोटा सा चेंज आएगा। चेंज किस चीज का आ रहा है, पहले जब हम सेंटर से लेके यहां तक वैल्यू ले रहे थे तो ये रेडियस कितना था r, तो इसी r को अब हम रिप्लेस कर देंगे किससे, स्मॉल a से, ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्लेसिंग that r is equal to a। r को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, a के साथ, तो यही मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। सो b will comes out to be mu naught upon 2 pi I upon, अब इस r की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। इस सरफेस वायर के सरफेस पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, दैट इज दिस वन। कुछ नहीं किया, बस r को रिप्लेस कर दिए किससे, a से, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ही तो चेंज हो रहा है, बाकी सारे सारे पैरामीटर वही रहेंगे। और इसको सोल्व करना चाहते हो तो इस पूरे मेथड के थ्रू आप इसको दोबारा से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज द सेकंड केस ऑन द सरफेस ऑफ द सर्कुलर वायर। इसी तरह से थर्ड केस आता है हमारे पास, केस थर्ड, इनसाइड द सर्कुलर वायर। अब भाई हम इनसाइड द सर्कुलर वायर, वायर के अंदर अब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से एक सर्कल बना देता हूं, यहाँ पे बना देते हैं। इतने एरिया के अंदर मान लो ये रेडियस जो है स्मॉल r ही मान लेते हैं इसको भी। ठीक है, स्मॉल r रेडियस पर जाकर के हमें बताना है कि भाई करंट कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है। सो दैट मैग्नेटिक फील्ड विल कम्स आउट टू बी व्हाट, 0। व्हाई इज इट 0? अभी मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों रहेगी, यहां पर देखो हमने यूनिट नंबर आई थिंक 2, हाँ यूनिट नंबर 2 में एक बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। वहां पे हमने देखा था दैट द करंट विल ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये कंडक्टर है मेरे पास, तो कंडक्टर के सरफेस पर करंट चलता है हमेशा, कभी कंडक्टर के अंदर नहीं होगा। तो दैट मींस इसके अंदर करंट की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई। जब करंट की वैल्यू 0 हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो यहाँ पे हम इसको नोट करके लिख सकते हैं दैट बिकॉज़ द करंट इनसाइड द कंडक्टर इज 0। कंडक्टर के अंदर जो करंट रहेगा उसकी वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर इज 0। कितनी आ गई, इनसाइड द कंडक्टर इज 0 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको एक क्वेश्चन जो है ट्रिक करके पूछ लिया जाता है कि मान लो कि करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है थ्रू आउट दिस कंडक्टर। अब हम इस कंडीशन को नहीं मान रहे हैं कि करंट जो है सिर्फ सरफेस पर फ्लो कर रहा है, इस कंडीशन को छोड़ दिया हमने। अगर मान लेते हैं कि करंट जो है पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो बताओ फिर इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी। ठीक है, तो ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। क्या लिखेंगे यहां पे, इफ करंट इज uniformly
डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अगर मान लेते हैं करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है कंडक्टर के अंदर, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी इस कंडक्टर के अंदर इतने इतने सरफेस एरिया की, जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है ऑफ रेडियस आर। बट एक्चुअल में अगर एक्चुअल कंडीशन में अगर आप देखोगे तो करंट कभी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो नहीं करता है, वो हमेशा सरफेस पर रहता है। ठीक है, ये सिर्फ एक कंडीशन है हमारे पास, तो उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमें वो करंट कैलकुलेट करना है, सॉरी करंट नहीं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सी हियर मैं मान लेता हूं कि भाई इतने इतने सरफेस एरिया के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इतने अंदर सरफेस के अंदर ये जो आर रेडियस वाला सरफेस जो है, इसके लिए मैं मान लेता हूं कि करंट जो है आई ई से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इस आई ई की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे देखो दैट इज द करंट पर यूनिट एरिया। पहले मैं क्या निकालूंगा भाई, इस पूरे कंडक्टर में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा था और इसका पूरा एरिया कितना है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे पाई ए स्क्वायर, क्योंकि करंट जो है टोटल इस पूरे कंडक्टर में आई फ्लो कर रहा है, पर यूनिट एरिया को हमने लिख दिया पाई ए स्क्वायर, क्योंकि पूरा एरिया कितना रहेगा इसका, ए रेडियस ए है तो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह यहाँ पे ए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए किससे, भाई जितना हमें चाहिए। हमें कितना चाहिए, हमें इतने इतने एरिया के अंदर करंट चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया पाई आर स्क्वायर से। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, पाई के साथ पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आई ई को वैल्यू मेरे पास आ जाती है दैट इज आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इतना इतना करंट जो है वो इतने इतने गिवन एरिया के अंदर फ्लो कर रहा है। ये बात समझ आई। ठीक है, इसको हमने कैसे किया, देखो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। मेरे पास एक रोड है, ठीक है, मान लेते हैं एक रोड है ऑफ 100 सेंटीमीटर, ठीक है 110 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसका टोटल मास जो है 100 ग्राम मान लेता हूं मैं। मास कितना है इसका, 100 ग्राम है, और इतना इतना पोर्शन इसका मान लेते हैं, वो पॉलिश कर दिया मैंने। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कितना पॉलिश हुआ, ये हुआ मेरे पास पॉलिश मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर का पॉलिश कर दिया। मेरे को बोला गया है, अच्छा नहीं एक काम रहने देते हैं, इसको पॉलिश वाला पोर्शन रहने देते हैं। देखो यहाँ पे सिंपली देखो, ये है मेरे पास जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, टोटल मास है 100 ग्राम। ठीक है, मेरे को बोला जाता है कि बताओ भाई 7.2 सेंटीमीटर पर इसका कितना मास जो है वो स्टैंड करेगा। ठीक है, सही है, मुझे बताना है कि 7.2 सेंटीमीटर पर कितना मास आएगा इसको, तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कि 1 सेंटीमीटर पर इसका मास कितना बन रहा है, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, दैट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ग्राम के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा, 100 अपॉन 10। तो सेम मैंने यहाँ पे वही किया, टोटल करंट अपॉन एरिया कितना था उसका, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसको मल्ट करके आ जाएगा 10। ठीक है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर 10 ग्राम आ रहा है, लेकिन मेरे को पूछा क्या गया था 7.2 पर, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 7.2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 7.2। तो जितना एरिया के अंदर मुझे करंट पूछा गया था, तो उस एरिया को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैंने जितनी लेंथ पूछी थी उतनी लेंथ से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व किया है। ठीक है, निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम वही उसी मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे, कौन सा, एम्पियर का लॉ यूज करके। देखो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। अब करंट की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं, यहाँ पे I E लिखूंगा, तो यहाँ पे B dl इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे बनेगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I E। cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर, तो 0 डिग्री, और थीटा बन जाएगा 1 के बराबर, तो दैट विल कम्स आउट टू बी B इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। तो dl वेक्टर कितना बनेगा, dl कितना है भाई, ये भी तो एक सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही तो बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी एक छोटा सा एलिमेंट हम मान रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है, तो इट विल कम्स आउट टू बी b into 2 pi r, सर्कमफ्रेंस रेडियस कितना है r इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I e। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स अपॉन 2 pi r, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई I e,
आई ई की वैल्यू देखो हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, दैट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक आर के साथ एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली वी गेट दैट रिजल्ट दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू आई अपॉन आई इनटू आर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगी इनसाइड द कंडक्टर, कब, जब हम ये मान रहे हैं कि करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यहां पे देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है रेडियस पर कैसे डिपेंड कर रही है, आउटसाइड द वायर, दैट इज B is inversely proportional to the R। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R आ रहा है तो यहां पे हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे रेडियस जो है, सॉरी आउटसाइड नहीं इनसाइड आना चाहिए था, ठीक है। इनसाइड देखो, इनसाइड कैसे आएगा, इस बार का पोर्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, रेडियस पर डायरेक्ट रिलेशन में कर रहा है, कहां पर, इनसाइड, ठीक है। ओके नाउ सी, अगर हम देखते हैं इनके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस के बीच में यहाँ पे इनसाइड द वायर कैसा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, तो जब डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इनसाइड द वायर, वायर के अंदर जो है इन दोनों के बीच का डायरेक्ट रिलेशन है। ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, तो देखो ऑन द सरफेस ऑफ द वायर ये है, कितना बन रहा था यहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द वायर दैट इज R, A के बराबर आएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। After that, B is directly proportional to the 1 upon R outside the wire. Outside देखो क्या रहा, इनवर्स रिलेशन आया। इनवर्स रिलेशन का मतलब अगर R की वैल्यू बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आ रहा था, तो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आउटसाइड द वायर क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे B is directly proportional to the 1 upon R बोल सकते हैं। तो that point is represent the surface, R is equal to A, मतलब ये सरफेस की वैल्यू है। जब आप सरफेस के अंदर थे तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी, R की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू रहेगी और जैसे सरफेस से बाहर निकलोगे आप तो फिर से ये वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है। So that is the magnetic field due to the current carrying conductor, ठीक है, of infinite length by using the Ampere's law, किसका यूज करते हुए, एम्पियर का लॉ यूज करते हुए।